निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये भरोसे, समझ और सही फैसलों का मेल है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए जी बिजनेस और चॉइस लेकर आए हैं भरोसे की चॉइस, एक ऐसा इनिशिएटिव जो इन्वेस्टर्स को देता है सही जानकारी, सही दिशा और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस। देश के कई शहरों में अपनी मजबूत पहचान बनाने के बाद अब ये कारवां पहुंचा बिहार की राजधानी पटना, एक ऐसा शहर जो अपने गौरवशाली इतिहास, ज्ञान की विरासत और नई संभावनाओं के लिए जाना जाता है। पटना में आयोजित भरोसे की चॉइस को लोगों का जबरदस्त प्यार और उत्साह मिला। इस बार का आयोजन और भी खास रहा क्योंकि बिहार के शीर्ष नेतृत्व ने इसमें अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी और बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी की मौजूदगी ने इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और चॉइस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल पोद्दार ने एक साथ मिलकर ज्ञान, प्रगति और आर्थिक समृद्धि के संदेश को आगे बढ़ाया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने अपने संबोधन में बिहार के विकास, निवेश की बढ़ती संभावनाओं और आर्थिक प्रगति के नए अवसरों पर अपने विचार साझा किए। मैं यही आग्रह करूंगा कि भरोसे की चॉइस जी बिजनेस ने शुरू किया है, ये जरूर बिहार के उन्नति का रास्ता खोले, बिहार की समृद्धि का रास्ता खोले और जो बिहार के लोग जिस भी कारण से 15 साल पीछे छूट गए, हम उस 15 साल को रात और दिन जगकर सोना बंद कर दीजिए। आप अपने भी बदलिए और इस बिहार को बदलने में अपना योगदान दीजिए। ये बिहार जिस ट्रैक पर चल देता है फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता है, इतना जरूर आश्वस्त करूंगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम में आपने बुलाया और मैं बिहार के तरफ से मैं जरूर आश्वस्त करते हुए कि बिहार समृद्धि की ओर जाएगा और अपने गौरवशाली इतिहास को लौटाने का प्रयास करेगा। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। इसके बाद बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी ने भी निवेश, विकास और सुशासन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। एक गरीब के झोपड़ी से जब कोई आईएएस बन सकता है, बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, तो बिहार क्यों नहीं आगे बढ़ सकता है। इसलिए मित्रों, बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार में एक अच्छा माहौल तैयार हुआ है, इस माहौल का फायदा उठाना है। मैं एक चीज जरूर बता सकता हूं कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, 10 साल में आपकी पूरी पूंजी सरकार आपको लौटाने का काम करेगी। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेम कुमार जी ने भी अपने संबोधन में विकास, जन भागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। और फिर बारी आई इस आयोजन के बेहद खास पैनल डिस्कशन की, जहां जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, चॉइस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल पोद्दार और चॉइस एएमसी के डिप्टी सीईओ मनीष जैन और वरिष्ठ निवेशक बसंत बहेती एक साथ मंच पर आए और इस पैनल को मॉडरेट किया जी बिजनेस से स्मिता सिंह ने। चर्चा का विषय था रीडिफाइनिंग वेल्थ क्रिएशन फॉर द न्यू इंडिया। आज हम शुरुआत करते हैं नए भारत में वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है, इसकी शुरुआत करते हैं सर। सो नया बिहार या नया भारत, और नए भारत में वेल्थ क्रिएशन, आपको लगता है कि जनरेशन के साथ अब ये भी बदल रहा है ट्रेंड इन्वेस्टिंग का? सबसे पहले तो बिहार के मेरे सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। रहा सवाल वेल्थ क्रिएशन का, कभी कभी ऐसा समय आता है मार्केट में जब पैसा हमारी उम्मीद से जल्दी, उम्मीद से ज़्यादा और कम मेहनत में बन जाता है। वो भी एक दौर होता है। और कभी कभी ऐसा दौर आता है कि जिसमें ऐसा लगता है कि आपको अपने आप पर, अपनी जिस कंपनी में या जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उस पर, मार्केट पर, इकोनॉमी पर, देश पर थोड़ा सा है ना भरोसा डगमगाने लगता है कि क्या मैंने पैसा लगा के सही काम तो किया है। दोनों तरह का समय टिकाऊ नहीं, बदलता है। और आपने एक अच्छा समय बदलते हुए देखा।
अब आप जो मुश्किल भरा या खराब वाला या फिर डल समय जो था, उसको भी आप बदलते हुए देख रहे हैं। ये मेरा पूरा भरोसा है और जल्दी ही, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि बाजार के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। चलिए, इसी अच्छे दिन की शुरुआत को आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए पुतार सर, आपको लगता है जनरेशनल एक तरीके से ट्रेडिशन बदल रहा है, अब इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल रहा है? देखिए, समय के साथ हर चीज चेंज होती है। अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो वेल्थ का मतलब था कि घर है कि नहीं है, घर में सोना पड़ा है कि नहीं पड़ा है, करेक्ट। और ज्यादा से ज्यादा एफडी है कि नहीं है। हम इन चीजों को ही वेल्थ मान के चलते थे। समय का दौर चेंज हुआ है। हम किसी जमाने में फोन करने के लिए, एसटीडी कॉल करने के लिए रात का इंतजार करते थे कि रेट कम होएगी तो रात को समाचार दे देंगे। वहां से हम 24/7 लाइव कनेक्टेड हैं। यही चेंज नई जनरेशन में आया है। और अब वेल्थ का मतलब है कंटिन्यू इन्वेस्टिंग, उसकी वैल्यू में इन्हांसमेंट, उसकी कंटिन्यू मॉनिटरिंग, और उसके अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को चेंज करना। और केवल इन्वेस्टमेंट करके रख देना ही वेल्थ नहीं है, उसको लगातार मॉनिटर करना, उस पर काम करना, उसको बढ़ाना। आज आपका शो जितने लोग देखते हैं, आई एम श्योर कि उसमें से 50% से ज्यादा लोग 30 साल से कम उम्र के होंगे। मुझे याद है जब हम 25-30 साल के हो रहे थे, हमें पता ही नहीं था वेल्थ होती क्या है। दादाजी का मकान है, हाँ भाई हमारे पास घर में जमीन है, घर है। दादी माँ के पास सोना पड़ा होगा तो वो ठीक है। हमारे पास तो अगर कुछ बच गया तो केवल एफडी करवा दी। एफडी के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थे। अभी गवर्नमेंट ने इवन फिक्स्ड इनकम में, बॉन्ड मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन इतना बढ़ा दिया है। आज 7% में बैंक की एफडी हो रही है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के बॉन्ड 8.5-9%, 10% में मिल रहे हैं, जो 100% सिक्योर है। आप में से कितने लोगों को पता है कि बैंक की एफडी, अगर मान लो बैंक में कल को कुछ गड़बड़ हो गई और बैंक बंद हो गई तो आपकी एफडी केवल 5 लाख रुपए तक सुरक्षित है? पता है किसी को? लेकिन अगर आप कोई स्टेट गवर्नमेंट के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बॉन्ड खरीदते हैं, वो 100% सिक्योर है। रेट ज्यादा, सिक्योरिटी ज्यादा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, अवेयरनेस अवेलेबल है। एसआईपी, जैसा कि आप देख रहे हो जिस गति से इंडिया में एसआईपी बढ़ रही है, और आज ये एसआईपी की ताकत है, लोगों की वेल्थ बनी है, देश की इकोनॉमी सुधरी है, और हम कोरों से मुक्त होने की कगार पे खड़े हैं। तो समय के साथ चीजें तो चेंज हुई है। बिल्कुल। और अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे एक बात बताइए, आजकल क्योंकि हम नए इंडिया की बात करें, नए इंडिया में ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन साथ में वो डीआईवाई, मतलब कि कहीं से सीख लिया, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से कुछ देख लिया, इस तरीके का ट्रेडिशन भी बहुत ज्यादा इन दिनों है। क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे कि नया, अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो थोड़ा सीख समझ के आइए? स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के अंदर में आपको एक बेसिक जानकारी जरूर करनी चाहिए। जो आजकल इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, भरोसे की चॉइस, कमल जी और अनिल जी लगातार देश के कई शहरों में कर रहे हैं, ये इस अवेयरनेस के कारण, और आप जो आए हैं, ये लग रहा है कि आप लोग बहुत सजग हो गए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट सजग तरीके से करना चाहते हैं। अब मैं आपको, चूंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मार्केट गिरता है, लंबी अवधि का निवेशक इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। मुझे हमेशा आधा ग्लास भरा देखने की आदत है। पिछले कई सालों में आपने देखा होगा कि 8-10 साल में एक बड़ी मंदी आती है, वो सबसे बड़ा अवसर होती है। इस बार कोरोना के बाद ये 6 साल में ही बड़ी मंदी आई है, मुझे ये भी एक बहुत बड़ा अवसर लगता है। पर जब मार्केट में शेयर गिरता है या म्यूचुअल फंड डाउन होते हैं तो हम अपने आप को रोक लेते हैं, ये नहीं करना है। ऐसे समय में वीकली एसआईपी करके आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली एसआईपी करके आप म्यूचुअल फंड में पैसा रख सकते हैं, पर रुकना नहीं है। आप जब मार्केट ऐसा क्रैश और लंबी मंदी में जाए तो केवल एक लाइन दिमाग में रख के काम करें कि या तो दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म नहीं हुई तो ये जो स्टॉक्स,
ये जो 25 साल से 20 साल से 15 साल से भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, वो यदि इतना गिरा है तो ये जीरो होने वाला नहीं है। ये समझ के आप इन्वेस्टमेंट करें। इतना आपने जोश भरी दिया लोगों के अंदर तो आई गेस एक चीज जो मैं इसके बाद पूछने वाली थी वो है कि डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके अगर हम नए इंडिया की बात करते हैं तो वहां पर नई जनरेशन आती है, और मैं नए जनरेशन में अगर आपको लेके चलूं तो अगर जेनजीज की मान लो बात करती हूँ तो पेशेंस की बहुत कमी दिखती है। क्या आपको लगता है कि लाइफस्टाइल, खर्चे, दूसरी तरफ डिसिप्लिन, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है कि आप बना के रखें? अभी क्या हो गया है कि दुविधा और सुविधा दोनों हो गई है। सुविधा ये है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर दें, आपने तुरंत ऐप खोला और आप तुरंत इन्वेस्टमेंट कर लें। दुविधा ये हो गई है कि फोमो है, सबको लगता है कि सब लोग पैसे कमा रहे हैं, सब लोग फॉरेन ट्रिप पर जा रहे हैं, सब लोग महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये फोमो वाली बात आ गई। अब जो चैलेंज यहाँ पर क्या करना है कि एक पुराना फॉर्मूला है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपका फॉर्मूला ये है इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। थोड़ा उसको आप फ्लिप कर दो, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जो बचता है उसको आपको खर्चा करना है। तो जब ये हैबिट आप एज अ जेनजी ले लोगे और जो आपको सुविधा मिली है उसको आप दुविधा नहीं बनाओगे, तब तो आप निकल जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। और जो एक आपने एक सवाल पूछे पैनलिस्ट से कि कैसे ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो पहले लोग पूछते थे बेटा कितना कमाते हो, अब आई थिंक पूछना चाहिए बेटा एसआईपी कितना करते हो, क्योंकि जो एसआईपी करेगा वही संभाल पाएगा और जो उड़ा रहा है वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। सो आई थिंक दिस इज हाउ द थिंग्स हैव टू चेंज एंड द थिंकिंग ऑफ द जेनजी आल्सो नीड्स टू चेंज। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, और हर कोई आपसे यहाँ पर यही जानने के लिए बैठा हुआ है कि अगर हम एकदम नए हैं बाजार में, अभी अभी शुरुआत करना चाहते हैं और यहाँ से वेल्थ क्रिएशन करना है, तो कहाँ से हम शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि आप कितने भी पुराने हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन हमेशा ये समझिए कि आप नए हैं। क्योंकि मैं हर रोज यही समझता हूँ कि मैं नया हूँ, और उसी तरह से मैं हर सुबह पढ़ाई करता हूँ कि डेटा कैसे देखना है, रिसर्च कैसे करनी है, नंबर्स कैसे समझने हैं। और कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप जिंदगी में कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, और स्टॉक मार्केट तो उसमें नंबर 1 है कि आप कभी परफेक्ट हो नहीं सकते। जो न्यू कमर्स हैं, चाहे वो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह देखें, ठीक है। जिस दिन आपके मन में आ गया मुझे सब कुछ आता है, वहीं पर मार्केट आपको सब कुछ सिखा देता है। अब चॉइस आपकी है, अब आप अपने आप पहले सीख लें या मार्केट से सीखना चाहते हैं। सिंपल सी चीज है, मार्केट में हमेशा हम कहते हैं पैसा बनाने का तरीका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। आप सीख लें, समझ लें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आ जाएं, पैसा लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, मार्केट अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना देगा। लेकिन उस केस में होगा ये कि जो शेयर आपको खरीदने चाहिए उसके बजाय कुछ और शेयर खरीदकर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनेंगे। जिनको शुरुआत करनी है उनके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि कोशिश करें कि मैं कैसे सीखूं, और सीखने का सिंपल तरीका ये कि शुरुआत आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करें। फिर हर महीने उस म्यूचुअल फंड की एक फैक्ट शीट आती है, उसको देखें कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसमें मैंने पैसा लगाया है उसमें किस तरह के शेयर हैं, किस सेक्टर में कितना एक्सपोजर है। अगले महीने की फैक्ट शीट फिर देखें, 6-12 महीने आप बराबर लगातार देखिए, आपको अनुमान आने लगेगा कि किस तरह के स्टॉक्स में से म्यूचुअल फंड एंट्री कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। मार्केट के साथ उसको जोड़कर देखिए। जिस समय आपको थोड़ा थोड़ा ये लगने लगे हाँ अब मैं थोड़ा समझ रहा हूँ, एक्सपर्ट तो नहीं हुआ, समझ रहा हूँ, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं कि मैं आईपीओ से इन्वेस्टमेंट करूँ, किसी अच्छे आईपीओ में जिसमें आप सुन ले, समझ ले, देख ले। हम ओपिनियन देते भी हैं कि ये बढ़िया आईपीओ है, इसको शॉर्ट टर्म के लिए, लिस्टिंग के लिए हाथ से लगाएं, इसको 3-5 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखें, वहां से शुरुआत करें। उससे क्या होगा, जब आप आईपीओ में एप्लीकेशन करेंगे, अगर अलॉटमेंट आ गया तो अच्छी बात है, अलॉटमेंट आने के बाद लिस्ट अच्छा हो गया तो और अच्छी बात है, और नहीं आया अलॉटमेंट तो आपका कोई पैसा जा नहीं रहा है, रिफंड आ जाता है। लेकिन जब अगर अच्छी कंपनी में किस्मत से आपको अलॉटमेंट मिल गया, लिस्टिंग अच्छी हो गई, तो आपकी स्टॉक मार्केट की डेली बेसिस पे वो जो प्राइस ट्रैकिंग होती है, स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वो आप देखना समझना शुरू करते हैं कि रोज मेरा स्टॉक क्यों बढ़ घट जाता है जबकि कुछ बदल नहीं रहा कंपनी में। तो आपको एक मार्केट का फील आने लगेगा, सेंस आने लगेगा, राइट। और उसके बाद जब आप कुछ समय तक ये करते रहे, फिर अगर आपको
कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तब सीधे शेयर खरीदना शुरू करें। और कई साल तक ऐसा करने के बाद अगर आपका बहुत मन करे कि अब मुझसे रहा नहीं यार, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं फ्यूचर्स और ऑप्शन शुरू करूंगा। कई साल के बाद। हाँ। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आज की नई जनरेशन जो मार्केट में स्टार्ट कर रही है वो शुरुआत फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से करती है। हाँ। और उसके बाद धीमे धीमे दूसरी प्रोसेस में पहले फ्यूचर्स ऑप्शन कर लें, थोड़े पैसे बना लें, हाँ। फिर सीधा स्टॉक खरीदेंगे। ठीक है, इस आईपीओ में पैसा लगा लेते हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपी ये तो कर लेंगे यार, बाद में ही कर लेंगे, अभी थोड़ा ये कर लें। बट वो आपकी थॉट प्रोसेस को एक्शन उल्टा कर लें, जो कर रहे हैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर दें, पैसे अपने आप बन जाएंगे। तो आप सब लोग जितने जेनजीज हैं जो शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की स्टॉक मार्केट में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोसेस को फॉलो करें। हाँ। जिस समय जो काम करना है वो जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमको क्या लगता है कि पहले थोड़ा सा पैसा बना ले, ट्रेडिंग वेडिंग करके इकट्ठा कर लें, और वो जो बचेगा उससे फिर हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, राइट। ये हम चाहते हैं कि थोड़े पैसे हो जाएं। अब इतने से पैसे इन्वेस्ट करके कितने बनेंगे? वो थॉट प्रोसेस सही है कि थोड़े से पैसे लगाएंगे तो थोड़े बनेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े करके लगाते रहेंगे तो बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़े थोड़े करके गंवाते रहे तो फिर पैसा लगाने के लिए पैसे रहेंगे नहीं। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस आपको है वो चेंज करनी। पोद्दार सर, मुझे एक बात बताइए, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए उसने कितना हेल्प किया लोगों को वेल्थ क्रिएशन करने में? स्मार्टफोन और यूपीआई पिछले 5 साल में जो ये 2 करोड़ से 21 करोड़ डीमेट अकाउंट हुए, ये जो 25-30 लाख एसआईपी से 6-7 करोड़ एसआईपी तक हम पहुंचे नंबर ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इसमें इन 2 चीजों का सबसे बड़ा रोल है, स्मार्टफोन और यूपीआई। आज आईपीओ में भी आप देखते हैं कि मल्टीपल ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। पहले आईपीओ आते थे, फॉर्म बीएसई की बिल्डिंग के नीचे मिलते थे या ब्रोकर की ऑफिस से जाके फॉर्म लेना पड़ता था, फिर उसको भर के चेक लगा के बैंक में जाके उसको सबमिट करना पड़ता था। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क थी। जिन लोगों का बहुत ओवर कन्विक्शन होता था वही उसके अंदर जाके इन्वेस्ट करते थे, इसलिए आईपीओ 2 गुना 3 गुना भी 4 गुना बढ़ जाते थे, उसको बहुत हाईलाइट मिलती थी। आज आईपीओ 70 गुना 100 गुना 80 गुना, अमाउंट छोटी हो गई, 15,000 रुपए में एप्लीकेशन लगती है, वो भी 3 क्लिक में एप्लीकेशन लग जाती है, पैसा कटता नहीं है, शेयर अलॉट होगा तो कटेगा। टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे आईपीओ की एप्लीकेशन लगा सकता हूँ, एसआईपी मैं गाड़ी में बैठे बैठे कर सकता हूँ, मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ऐसे प्लेटफॉर्म्स आज हमारे चॉइस के प्लेटफॉर्म पे ऐसे फीचर्स अवेलेबल है कि आप म्यूचुअल फंड को रोज ट्रैक कर सकते हो। आप कैपिटल मार्केट में अगर आपको आज जैसे लग रहा है कि भाई ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, इसमें डिफेंस का माहौल अच्छा होगा, तो डिफेंस में आपको क्या लेना है, ऐसी बास्केट्स अवेलेबल है। तो ये जो टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन इजी की है, हमारा एक फीचर है जो कोई भी कंपनी एक्सचेंज में जो सबमिशन करती है उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, मिली सेकंड में वहां से कॉपी करके एआई के रूट से, और हमारे जिस क्लाइंट के पोर्टफोलियो में वो शेयर है उसको उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है। तो पहले जो इंफॉर्मेशन शाम को या दूसरे दिन अखबार आने पे पता चलती थी, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पता चलने लगे। तो इन सब चीजों ने ये जो संख्या है इसको बढ़ाया है, और मैं बहुत होपफुल हूँ कि अगले 3 से 4 साल में ये नंबर भी यहाँ से कम डबल होने वाले हैं। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं उनको, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं तब इन्वेस्टमेंट करेंगे जब अच्छा मार्केट आएगा। तो जैसे अच्छे दिन आते हैं वैसे अच्छा मार्केट आता है, ये कॉन्सेप्ट सही है? नहीं, अच्छे दिन तो मार्केट में हमेशा ही आते हैं, क्योंकि कितनी बार भी मार्केट क्रैश हुआ है, अल्टीमेटली तो मार्केट ऊपर ही जाता है। तो अच्छे दिन जरूर आते हैं, बट जो मार्केट टाइम करने की बात है, 90% लोग यही कहते हैं, 90 के 99% लोग यही कहते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। मैं पिछले इतने लंबे अनुभव के बाद में एक चीज मेरे विचार में आई है कि मार्केट को यदि लंबी अवधि का निवेशक है तो थोड़ा टाइम भी कर सकता है। वो कैसे? पिछले मैं 5-6 साल से ही लगातार लिख रहा हूं कि मैंने मार्केट को जो टाइम करने की कोशिश की है मंथ वाइज, और आप डेटा उठा के देखना, उनको मैं केवल 2 लाइन में आपको सुनाता हूं कि जनवरी की तेजी को इनकैश करो, फरवरी में कैश रखकर ऐश करो,
जनवरी की तेजी को इनकैश करो, फरवरी में कैश रखकर ऐश करो, मार्च की जब सालाना सेल लगे तो फिर से बड़ा निवेश करो। बड़ा निवेश करना है मार्च में। चूंकि मैं केवल स्मॉल कैप मिड कैप की बात करता हूं, मैं लार्ज कैप में कभी इन्वेस्टमेंट मैंने आज तक नहीं किया। तो मार्च में जब बड़ी सेल लगती है तो आप बड़ा निवेश करो। अप्रैल टू सितंबर वीकली SIP का श्री गणेश करो। मतलब जब आपके पास में आधा पैसा लगा दो मार्च में, आधा पैसा अप्रैल टू सितंबर वीकली SIP करो, यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो। और नवंबर दिसंबर में जो पैसा कमाया है या प्रॉफिट में आ रहा है तो उसको वीकली विनिवेश करो। लोग वीकली SIP तो करते हैं, मंथली SIP तो करते हैं, पर निकलने के लिए उसके लिए भी सिस्टमेटिक प्लान पे जरूर फोकस करना चाहिए, Systematic तो withdrawal plan। आपका अच्छा रिटर्न बन सकता है। अब आपसे मुझे एक जानना है, आखिरी सवाल होगा ये मेरा, वो ये, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारा और आगे अभी ग्रो ही करेगा। ऐसी सिनेरियो में आपको आगे आने वाले 10 सालों में कौन कौन से वो सेक्टर्स दिखते हैं जहां अपॉर्चुनिटी है, अभी से लोगों को पकड़ लेना चाहिए? जितने सारे पैनल ने आपको पैरामीटर दिए हैं डेमोक्रेटाइजेशन या फाइनेंशियलाइजेशन के, तो एक जो फाइनेंस सेक्टर आता है, जो AMC आता है या ब्रोकिंग आता है, उनमें तेजी है। अगर आपने ये चारों सेक्टर को अच्छे से पकड़ के रख लिया तो ये चारों सेक्टर में जो है अगले 10 सालों के लिए इंडिया में तेजी आनी ही आनी है। और रही बात, एक इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा मार्केट को टाइम करने वाली जो बात है, जब जब मार्केट एकदम बोरिंग हो जाए उस मार्केट में रुकना ही सबसे बड़ी मैच्योरिटी है। जब रिटर्न बहुत मिल रहा है तब आपको एक्साइटेड नहीं होना है, आपको तब एक्साइटेड होना है जब कोई एक्साइटेड नहीं है और मार्केट एकदम बोरिंग हो गया है। बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ से हमने बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हर किसी के जान लिए। अब हम शुरुआत करते हैं आप लोगों के सवालों की। इसके बाद आई वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार था, ऑडियंस के सवालों की, जहां जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने जेन जी इन्वेस्टर्स से लेकर सीजन्ड इन्वेस्टर्स तक के सवालों के जवाब दिए और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन किया। पटना में मिले शानदार उत्साह, निवेशकों की बड़ी भागीदारी और उनके अपार भरोसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भरोसे की चॉइस सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि निवेशकों का भरोसेमंद मंच बन चुका है।